हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके बीओआई क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर। हम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आगे जाके आपने कहीं ना कहीं इनके एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट किए होंगे। क्रेडिट मैनेजमेंट जो एरिया है वो आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो आज के एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको अगर इसके लेक्चर्स और एमसीक्यूज चाहिए तो इसका पेड कोर्स मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका प्राइस है सिर्फ 2000 रुपीज। आपको लैपटॉप पे देखना है, डेस्कटॉप पे देखना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जैसे भी आपको कोर्स को चेकआउट करना है आप जाके कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आज हम क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। आपके स्टार्टिंग के एमसीक्यूज, मेरा कोई भी सेशन होता है उसको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा इजी रखता हूँ और बाद में उसको डिफिकल्ट करता हूँ। तो आप इजी एमसीक्यूज देख के ये मत समझ लेना नहीं नहीं ये तो बहुत इजी एमसीक्यू है, हम छोड़ के जा रहे हैं। आगे जाके थोड़े से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे। और सर आप ये इतने कम सेशन क्यों लेते हो? आप कुछ कमेंट करते ही नहीं, लाइक करते ही नहीं, मेरे को लगता है आपको पसंद ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं सेशन कम लेता हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉड्यूल 4। क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर अगर बैंक को लोन देना है तो मोटी मोटी बात है, किसी बिजनेस को लोन देगा, कोई एंटिटी काम कर रही होगी उसको लोन देगा। अब एक एंटिटी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, या तो फिक्स्ड लोन, बड़ा लोन चाहिए उसको, बड़े टेन्योर का लोन चाहिए, या तो उसको वर्किंग कैपिटल। दो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए उसको, या तो उसको वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए। तो दो कैपिटल को फाइनेंस करने के तरीके आज हम पढ़ने वाले हैं। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे, हम क्या कहते हैं लोगों से उधार ले लेंगे। हाँ, वो बात ठीक है। आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको अलग अलग सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक के पर्सपेक्टिव से। बैंक आपको लोन देने वाला है, वो क्रेडिट मैनेजमेंट कर रहा है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर, डे टू डे ऑपरेशन के ऊपर बैंक कैसे लोन असेसमेंट करता है। आज का टॉपिक है सिर्फ असेसमेंट। कौन सी क्रेडिट की फैसिलिटी देनी है, किस टाइप का लोन देना है, उसकी डिस्कशन नहीं है। सिर्फ असेसमेंट करना कि आपको इतना लोन, वर्किंग कैपिटल का इतना लोन मिल सकता है, इतना पैसा हम आपको दे सकते हैं। बात समझ में आती है? चलो जी, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी यूज टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको सबको पता है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। तो इसमें बोला भाई कौन सी बात नीचे जो लिखी है वो यूज नहीं होगी। इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट है आपका। ट्रेड क्रेडिट अंडर एलसी, आपको मतलब ट्रेड क्रेडिट मिला है, किसी ने आपको क्रेडिट दे दिया है तो आपके लिए लायबिलिटी है। अंडर एलसी वाली बात समझ में नहीं, ये आगे हम बात करेंगे जब नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर डिस्कशन होगी। चलो, सी पॉइंट आया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपका टैक्स किसी ने काट लिया तो आपको ये टैक्स वापस मिलता है, डिडक्ट करके सोर्स पर किसी ने रख लिया तो आपका ये करंट एसेट है। ठीक है जी, ऊपर के अभी तक तीनों करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में डिवाइड हो गए। डी पॉइंट पे आपका कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल कमिटमेंट आपका अभी का कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं है। कैपिटल कमिटमेंट होता क्या है? आपने अपनी कैपिटल, किसी की कैपिटल को कमिटमेंट देकर आगे, अगर आपका कुछ दिक्कत होती है तो हम आपको पैसा देंगे। तो कैपिटल कमिटमेंट हुआ कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, किसी का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हम कमिट कर आगे, कोई टेंशन मत लो हम हैं। तो कैपिटल कमिटमेंट एक करंट लायबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में इसको हम नहीं लेते। ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स आपका वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। आपकी कैपिटल कमिटमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये एक फ्यूचर लायबिलिटी है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम अपना क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके आगे, हमारा आगे जाके ये लायबिलिटी इंकर होने वाली है। बात समझ में आती है? तो करंट लायबिलिटी, अभी की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। सर इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। अच्छा जाओ नहीं, अभी क्वेश्चन पढ़ो, सुनो। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका आगे वाले एमसीक्यूज में रेलेवेंस है। पढ़ते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है तो नेट वर्किंग कैपिटल भी होगी। तो नेट, आप जो वर्किंग कैपिटल पढ़ते आ रहे थे वो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। आपका पैसा ब्लॉक होता है करंट एसेट्स में और उसको करंट लायबिलिटीज एक फंड करने का तरीका है। आपने अगर कंपनी के करंट एसेट्स बनाए, एग्जांपल लेते हैं, आपने इन्वेंट्री बनाई अपने बिजनेस में, तो उसको फंड कहां से गया, उसका पैसा कहां से लेके आए? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो सामान इन्वेंट्री ली वो उधार पे ले ली, तो इसका मतलब कैसे है? जो आपने इन्वेंट्री बनाई उसको फंड, जो आपने करंट एसेट बनाया उसको आपने फंड कर दिया करंट लायबिलिटी ट्रेड क्रेडिट लेके।
तो इस केस में आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री बनाई उधार पे, नेट वर्किंग कैपिटल आपकी जीरो, आपने आपका कुछ पैसा लगाया ही नहीं। ऑन द अदर हैंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहता है कि आपका जितना टोटल इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स के अंदर, वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। नेट का मतलब माइनस करना होता है ना, तो नेट के अंदर हम टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल आता है। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आपका पैसा इन्वेस्टेड है करंट एसेट्स के अंदर। तो टोटल इसका आंसर है टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ कोर करंट एसेट्स। ये कोर करंट एसेट्स क्या आ गए, ओहो, इसमें तो हर जगह करंट एसेट लिखा है, हमें तो इतना पता ही नहीं। इसका आंसर तो टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स ही है। मैं आपको कोर करंट एसेट्स का मीनिंग समझाता हूँ। कुछ कुछ आपके पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहता है एक पर्टिकुलर करंट एसेट के अंदर, मतलब बात समझ में नहीं आई। आप अपने बिजनेस के अंदर एक लेवल ऑफ इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करते हो, मतलब इतना पैसा तो मेरा लगा ही रहता है स्टॉक के अंदर, इतने का स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है, कभी रियलाइज नहीं होता, हमको मिनिमम लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। तो जो वो लेवल मेंटेन होता है, वो पैसा कभी भी हमारे करंट एसेट से रियलाइज नहीं होता, हमेशा उसमें पड़ा रहता है। तो काइंड ऑफ ये एक फीचर है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट का फीचर है एक। तो कोर करंट एसेट्स वो है जो मिनिमम लेवल मेंटेन करते हैं हम करंट एसेट्स का, जो रियलाइज नहीं होते कभी, तो उसको हम कोर करंट एसेट्स बोलते हैं। बात समझ आती है? इसका रेलेवेंस आगे वाले एमसीक्यूज में भी है, पढ़ते हैं। चलो जी पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, calculate the working capital requirement of a concern having projected turnover of 8 करोड़ रुपीस as per projected turnover method। तो आपके तीन मेथड है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के, एक आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, एक एमपीबीएस मेथड, और एक कैश का बजट बनाने वाला मेथड। तो इस केस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर 8 करोड़ रुपीस का है। तो ये मेथड बोलता है आपको कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आप अपना आंसर लिख लेना, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी, ये मेथड बताता है कि आपके प्रोजेक्टेड टर्नओवर के 25% होती है, 25% होती है। और एक और बात, आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 25% है, मतलब इस टर्नओवर का 25% आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। बैंक ये नहीं बोल रहा सारी की सारी वर्किंग कैपिटल मैं दे दूंगा, जितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 25% बोला ना इस मेथड ने, 25% वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसमें से 20% बैंक देता है और 5% जो बोरोवर है, जो बोरोवर है वो खुद लेकर आएगा, इसमें से 20% ही बैंक देगा। तो इस केस में क्वेश्चन मांग रहा है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताओ, तो इसका आंसर है 25% ऑफ 8 CR, जो कि 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 2 CR, इसका आंसर 2 CR होगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि बैंक कितना फंड कर सकता है एज पर प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, तो उस केस में आंसर होता आपका 1.6, 8 करोड़ का 20%, 1.6 CR। तो क्वेश्चन समझ में आता है? अच्छा, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड में और क्या बात इंपॉर्टेंट हो सकती है? और बात इंपॉर्टेंट है कि 5 करोड़ तक की लिमिट को आप प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड से दे सकते हो, 5 करोड़ तक की लिमिट को। समझ में आती है बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेना। अच्छा एक और चीज, ये नायक कमेटी की रिकमेंडेशन है, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड नायक कमेटी की रिकमेंडेशन है, आपको कमेटी के नाम भी पूछ सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, which of the following is not the method to calculate maximum permissible bank finance as recommended by टंडन कमेटी। अब टंडन कमेटी अलग वर्किंग कैपिटल का मेथड लेकर आई, वो कह रहा है उन्होंने कौन से मेथड दिए, अब कह रहे कि इसमें से कौन सा वो मेथड नहीं है जो टंडन कमेटी ने दिया। टंडन कमेटी ने बोला कि मैक्सिमम परमिसिबल, कितना मैक्सिमम आप फाइनेंस कर सकते हो वर्किंग कैपिटल को, वो टंडन कमेटी लेकर आई। प्रोजेक्टेड टर्नओवर से अलावा ही ना, प्रोजेक्टेड टर्नओवर की बात तो कर दी नायक जी ने, अब टंडन जी की बात सुनते हैं। टंडन जी ने 3 मेथड दिए और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4 मेथड, तो इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? ए वाला मेथड बोलता है 75% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं ऑप्शन को, जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो करंट लायबिलिटीज के अंदर अगर आपके कोई शॉर्ट टर्म बैंक का फाइनेंस आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये मेथड बताता ही आपको है कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना हो सकता है। तो जो ऑलरेडी अगर आपने कुछ फाइनेंस ले रखा है तो उसको करंट लायबिलिटी से आप हटा दो। लॉजिक समझ में आती है बात की? अगर आपका करंट लायबिलिटीज में कुछ शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस से करंट लायबिलिटी है ना, अगर ले रखा है तो उसको हटा के आप पहले निकालो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस।
इस बात को आगे फिर से एक न्यूमेरिकल के थ्रू डिस्कस करते हैं। चलो जी, पहला मेथड कहता है कि 75% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सेकंड मेथड कहता है 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स इनटू करो, लेस करो करंट लाइबिलिटीज को। थर्ड मेथड कहता है 75% ऑफ करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को कम कर दिया गया, जो कोर इन्वेस्टमेंट रहते हैं उसको हटा दो, उतनी फंडिंग देंगे। 75% ऑफ करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स लेस जो करंट लाइबिलिटीज ने फंड कर दिया। इसका मतलब क्या है? बैंक फाइनेंस करता है 75% जो आपके नेटवर्किंग कैपिटल है। सेकंड मेथड का मतलब है बैंक मैक्सिमम फाइनेंस करेगा आपको 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स। अलग अलग बात है, यहां पर इनका डिफरेंस का 75% निकाला गया, और यहां पर क्या बोला गया, आपके जितने ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, टोटल करंट एसेट्स है, उसका 75% करो, लेस करो करंट लाइबिलिटीज को। सर फर्क क्या पड़ा? यहां पर आपको करंट लाइबिलिटीज पूरी की पूरी माइनस करनी पड़ेगी, ऊपर 25% सेविंग्स हो जाती आपको। या इस मेथड में आपको ज्यादा फाइनेंस मिलता। यहां पर आपका करंट लाइबिलिटीज को हटा, इस केस में आपको करंट लाइबिलिटीज में मार्जिन नहीं लिया गया। उन्होंने बोला हम 75% मैक्सिमम फंड करेंगे आपके करंट एसेट्स को। उसमें 75% का मैक्सिमम फाइनेंस होता था करंट एसेट्स का। इसमें से जो ऑलरेडी आपने फाइनेंस ले रखा है करंट लाइबिलिटी से, उसको हटा दो, जो बैलेंस बचा वो हम देंगे आपको। बात समझ में आती है? तभी इसका नाम लिखा है ना मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। चलो अगला क्वेश्चन आया, सही बात, सेम बात। उन्होंने 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स ही बोला, बट टोटल करंट एसेट्स के अंदर उन्होंने कहा ये वाले एसेट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको टोटल ना लिख के करंट एसेट्स को क्या लिखेंगे हम? करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स। क्योंकि कोर करंट एसेट्स एक तरह के फिक्स्ड एसेट्स है। लॉजिक समझ में आता है कि ये तो हमेशा हमेशा इन्वेस्टमेंट रहती है एक तरह की, इसमें हमेशा पैसा लगा रहता है। कोर करंट एसेट्स कभी रिलाइज नहीं होते, तो हम उसको फंड नहीं कर रहे, उसको आप फंड करो अपनी लॉन्ग टर्म की कैपिटल से, फिक्स्ड कैपिटल से। उसको हमसे पैसे मत मांगो। चलो, तो इस मेथड में क्या बोला, 75% ऑफ करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स, और ये वाला पैसा हम आपको दे सकते हैं 75% ऑफ एक तरह का क्या, रियल करंट एसेट्स। इसको रियल करंट एसेट्स बोलते हैं। 75% ऑफ रियल करंट एसेट्स की मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस हो सकता है। इसमें से जितनी आपने लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज ले रखी है उसको हटा दो, वो हम देंगे, उतना पैसा मैक्सिमम टंडन कमेटी कहते हैं उतना देंगे। तो ये तीनों के तीनों मेथड टंडन कमेटी ने बोले। फोर्थ जो मेथड है ये टंडन कमेटी ने नहीं बोला, 75% ऑफ टोटल करंट एसेट्स लेस कोर करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर आप समझो कि मार्जिन नहीं, इसमें मार्जिन ले लिया गया करंट लाइबिलिटी के ऊपर, ऐसा टंडन कमेटी ने नहीं बोला। तो फोर्थ मेथड नहीं बोला टंडन कमेटी ने, तो करेक्ट आंसर फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। समझ में आती है बात? अगर आप इसको फॉर्मूला के थ्रू करोगे तो आपको और बेटर क्लैरिटी होगी। हमारे लेक्चर्स में इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तीनों मेथड से करके दिखाया गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 भी हमें समझ में आता है, हमें वर्किंग कैपिटल समझ में आते हैं, हमें नायक कमेटी समझ में आता है, हमें टंडन कमेटी समझ में आता है। एक और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। ओहो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर सेकंड मेथड। अच्छा, ये तीन मेथड जो मैंने आपको बताया, इनको यही मेथड से डिनोट किया जाता है। आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कि सेकंड मेथड से आप निकालो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, थर्ड मेथड से निकालो, फर्स्ट मेथड से निकालो। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी। टंडन कमेटी, अच्छा सेकंड मेथड ही सबसे ज्यादा यूज होता है एक्चुअल लाइफ के अंदर। जो ये वाला मेथड है वो काफी यूज होता है आपका सेकंड मेथड। बात समझ में आती है? चलो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर सेकंड मेथड ऑफ टंडन कमेटी वाज 10 लाख, while current liabilities are reported at 20 lakh. core current assets are 2 lakh. Calculate current assets। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले टंडन कमेटी की सेकंड मेथड में कोर करंट एसेट्स की कोई बात ही नहीं है, तो इसको हटा दो, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हटा दो जी। अब हम निकालते हैं क्या, ये मेथड क्या था, एमपीबीएफ। एमपीबीएफ एमपी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इज इक्वल टू 75% ऑफ करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। ये था, फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। हमारा कितना आ रहा है, ये 10 लाख आ रहा है, 75% ऑफ सीए लेस करंट लाइबिलिटीज है 20 लाख, तो 30 लाख इज इक्वल टू 75% ऑफ सीए। तो करंट एसेट्स आपके निकल के कितने आ गए, 40 लाख।
कर लोगे ना बेटा आगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 40 लाख। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में दे रखा होता कि मैक्सिमम परमिसिबल, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको एक अलग क्वेश्चन कराता हूँ। अगर एक टंडन कमेटी का सेकंड मेथड फॉलो करके आपको एमपीबीएफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है और आपको बोल रखा है कि जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो है 1 CR, करंट लाइबिलिटीज की जो वैल्यू आपकी, करंट लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो है 40 lakhs, और इस 40 lakhs के अंदर 10 लाख का शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस इंक्लूडेड है, शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस इंक्लूडेड है, शॉर्ट टर्म बैंक का फाइनेंस इंक्लूडेड है। इस केस में कितनी लिमिट निकल कर आएगी? आप आंसर निकालो, आप आंसर निकालो, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालो। तो इस केस में एमपीबीएफ का सेकंड मेथड करते हैं। एमपीबीएफ का सेकंड मेथड से 75% ऑफ 1 CR, ऑफ 1 CR, 1 CR लेस, लेस जो हम करंट लाइबिलिटीज करेंगे वो 40 लाख नहीं, वो 30 लाख करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस ही तो निकाल रहे हैं। जो अभी करंट फाइनेंस को हटाओ, हम वही तो फिगर निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 75 लाख लेस 30 लाख, तो ये हमारा 40 लाख, 40, 45 लाख, 45 लाख निकल कर आया। अब सुनो, 45 लाख में से ऑलरेडी आप 10 लाख का लोन दे चुके हो, दे चुके हो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एमपीबीएफ तो आपका आंसर होगा 45 लाख। अगर आप पूछेगा एडिशनल फंडिंग कितनी और दे सकते हैं तो उसमें आपका आंसर आएगा 35 लाख, 35 लाख, क्योंकि 10 लाख तो ऑलरेडी आप दे चुके हो। समझ में आती है बात? हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Seasonal activity, especially in the agro-based sector, the bank finance of working capital is assessed on the basis of dash method. Seasonal काम अगर कोई है तो उस केस में कौन सा मेथड लगाएं? प्रोजेक्टेड टर्नओवर। प्रोजेक्टेड टर्नओवर तो पूरे साल का होता है ना, सीजन का थोड़ा ना होता है। बी, एमपीबीएफ मेथड। एमपीबीएफ मेथड जो लगता है वो एक टाइम की करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को देख के, जनरली आपका जो ईयर एंड होता है, जो बैलेंस शीट बनती है उसके बेसिस पे बनता है। सी, कैश बजट मेथड। डी, ड्राइंग पावर मेथड। ई, एनी ऑफ द, मर्जी आपकी, जो मर्जी कर लो। तो जो आपका सीजनल बिजनेस होता है उस केस में आप कैश बजट मेथड से वर्किंग कैपिटल की लिमिट बताते हो। इसका मतलब क्या है? आपके हर महीने के कैश के बजट निकाले जाते हैं, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपको एक समय कैश का डेफिसिट होगा ना, कि यार मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट, अभी तो मैं बैंक के पास लोन मांगने आ रहा हूँ, तो आपके प्रोजेक्शन देखे जाते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कौन से महीने में कैश की रिक्वायरमेंट है, कितना डेफिसिट आपका हो सकता है, उतनी ही आपकी फंडिंग कर दी जाती है। पढ़ते हैं जी, इस मेथड को भी पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सीजन, अच्छा इसमें बता दिया गया, कैश बजट की डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी नोट्स के अंदर। चलो जी, ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ बोरोवर हैविंग एग्रीगेट फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट। फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट मतलब कोई पैसा दिया जा रहा है। नॉन फंड बेस्ड मतलब कोई कंफर्ट जा रहा है, कोई पैसे का मूवमेंट नहीं है। पैसे का मूवमेंट में थोड़ी सी गारंटीज होती है नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट में। तो इस केस में कह रहा है, अगर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल की लिमिट है ऑफ डैश अमाउंट एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, जो लिमिट है उतनी है उससे ज्यादा कि अगर बैंक से फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल ले रखी है, अ मिनिमम लेवल ऑफ लोन कंपोनेंट ऑफ दैट पर्सन शुड बी देयर। अच्छा जी, अब किसी ने अगर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल ले रखी है एक अमाउंट की, तो उसमें से लोन कंपोनेंट कितना होना चाहिए? सर ये लोन कंपोनेंट क्या है? आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट हम असेसमेंट करके आगे, मेथड पढ़े थे हम, असेसमेंट करके आगे। अब आपके जो आरबीआई बोलती है, तो ये आपके 2018 का सर्कुलर है, उसमें आरबीआई ने बोला कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल आप दोगे उसको आप सीधा लिमिट देके नहीं आ जाओगे कि ये पूरी की पूरी लिमिट है आपके, आप एंजॉय करो जितना पैसा लेना है लो। तो इसमें बोला गया कि आपकी वर्किंग कैपिटल को लोन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। लोन का फॉर्म मतलब आपको धीरे धीरे रीपेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। वर्किंग कैपिटल अगर आपको कोई क्रेडिट लिमिट दी जाती है, हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा आगे का, अगर आपको कैश क्रेडिट की लिमिट दी जाती है फॉर एग्जांपल 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ आप इच्छा से यूज करो, इच्छा से यूज करो, जब मर्जी आप यूज करते हो, हमने आपको लिमिट दे दी। अगले साल फिर से हम असेसमेंट करेंगे, लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो पैसा वापस मांग लेंगे। बट लोन कंपोनेंट, अगर हम उस लिमिट के अंदर कोई लोन कंपोनेंट डाल दें, मतलब कि इस 5 करोड़ में से
4 करोड़ रुपीस आपका लोन का कंपोनेंट है। मतलब आपको ये 4 करोड़ रुपीस की लिमिट दी जा रही है और मंथली ये धीरे धीरे कम होती रहेगी, पैसा वापस करते रहना आपको। जैसे फर्स्ट मंथ में 4 करोड़ है, नेक्स्ट मंथ में 3 करोड़ 60 लाख रह जाएगी, फिर थ्री नेक्स्ट मंथ में 3 करोड़ 20 लाख रह जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपको ये लिमिट को वापस भी करना है। लोन कंपोनेंट वो बताता है। तो लोन कंपोनेंट क्या किस लिमिट पे मैंडेटरी कर दिया। अगर किसी कंपनी ने, किसी एंटिटी ने, बिजनेस ने 1500 मिलियन का लोन ले रखा है, 150 करोड़ का लोन ले रखा है, तो उस केस में लोन कंपोनेंट होना जरूरी है 40%। 40% 40% लोन कंपोनेंट होना जरूरी है। और सबसे पहले अगर आप वर्किंग कैपिटल लेने जाओगे तो पहले आपको लोन कंपोनेंट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नहीं आप बोलो नहीं मेरे को पहले 60% वाला वैल्यू दे दो, उसको मैं एंजॉय करता रहूंगा, वो कभी वापस करने की जरूरत नहीं है, वो मतलब चलती रहेगी, लिमिट असेसमेंट होती रहेगी, चलती रहेगी। इसमें बोला गया कि 40% लोन कंपोनेंट होना जरूरी है और पहले आपको लोन कंपोनेंट ही दिया जाएगा, उसके बाद आपकी बैलेंस लिमिट स्टार्ट होगी। समझ में आती है? तो 150 करोड़ था तो उसका पहले 40% 60 करोड़ निकल कर आएगा, आपको 60 करोड़ एज अ लोन कंपोनेंट दिया जाएगा और बैलेंस जो भी आपका होगा कितना 90 करोड़ रुपीस, वो आप रेगुलर वर्किंग कैपिटल लिमिट, फॉर एग्जांपल सीसी। सर हमें सीसी लिमिट नहीं पता, वो लेक्चर्स में कभी ना कभी आप लेक्चर्स जाके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है जी। तो ये वर्किंग कैपिटल लोन होता है, तो ये धीरे धीरे रीपेमेंट करना पड़ता है आपको मंथ ऑन मंथ, जो भी आपका क्या कहते हैं, जो भी सैंक्शन लेटर जैसे भी सैंक्शन हो आपका। समझ में आता है? आरबीआई कहता है कि 40% लोन कंपोनेंट होना जरूरी है। चलो आज के आपके बढ़िया बढ़िया एमसीक्यूज मेरे हिसाब से कवर हुए हैं। थोड़े से आपने अच्छे लेवल के एमसीक्यूज करे। पहले आप एमसीक्यूज करते थे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ते आ रहे थे। आज आपको थोड़ा सा क्या पता नई चीज पढ़ने को मिली हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लेक्चर अभी ऐप पे चल रहे हैं, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।